नेपाल की त्रासदी को देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। यकीन करना मुश्किल है कि तिब्बत से आई इस सुनामी ने ऐसी तबाही मचाई है। दुनिया भर के विशेषज्ञ और नेपाली एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि चीन ने अगर वक्त रहते नेपाल को झील के फटने और ग्लेशियर के टूटने की सूचना दे दी होती तो नेपाल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान को बचाया जा सकता था। चीन से आया ये वाटर बम नेपाल के लिए प्रलय साबित हुआ है। तिब्बत से लेकर त्रिशूली तक आई त्रासदी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर चीन ने वक्त रहते इस प्रलय के बारे में क्यों नहीं बताया? तेजी से बहती मटमैली नदी का खौफनाक सैलाब, ठहते हुए बड़े बड़े पुल, उफनते पानी में बहती गाड़ियां और चारों तरफ फैला भारी मलबा, नेपाल तिब्बत सीमा और हिमालय का महाविनाश नेपाल के लिए एक जल प्रलय साबित हो रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, 32 देशों के 525 से ज्यादा टूरिस्ट की कोई खबर नहीं मिली। महाप्रलय से जुड़ी एक के बाद एक नई ताजा अपडेट आ रही है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं चीन की उस लापरवाही से जिसकी वजह से नेपाल में मौत का तांडव मचा हुआ है। नेपाल और तिब्बत सीमा पर 26-27 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ और मलबे की सुनामी ने सैकड़ों जिंदगियां ली है। लेकिन इस भीषण त्रासदी के बीच एक बड़ा कूटनीतिक और सामरिक सवाल खड़ा हो गया है। क्या चीन ने नेपाल के साथ धोखा किया है? क्या तिब्बत में झील टूटने और ग्लेशियर फटने की पूर्व चेतावनी चीन ने नेपाली अधिकारियों से छिपाई है? नेपाल के एक्सपर्ट्स का दावा है कि तबाही के पीछे चीन की 3 लापरवाही साबित कर रही है कि चीन ने नेपाल को धोखा दिया है, जिसकी वजह से नेपाल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। अपना जैसा लग रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी तक। जब मैं हमारे क्लास सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और मैं घर से 6 बजे निकल चुकी थी और हम पढ़ाई। स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में पढ़ती हैं। तो आप स्कूल के लिए निकली थी? हाँ, फिर पढ़ रही थी और एक बार सबके फ़ोन में कॉल्स आए, टीचर्स के फ़ोन में, और कह रहे थे बाढ़ आ रही है, सब भागे जाओ, यहाँ भी आ चुका है। और सब टीचर्स ने बच्चे को रेस्क्यू किया और हम वहाँ से निकल गए। हम थोड़ी देर लेट होते तो हमें भी कुछ हो जाता। और हमारे प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मैम, सब ने मिलकर हमें रेस्क्यू कर लिया। हम 15 मिनट्स आगे ही हम रेस्क्यू हो चुके थे और वहाँ नेटवर्क नहीं था, हम कॉल कर नहीं पाए पेरेंट्स को। हाँ। और एक बार एक सपना जैसा रह गया, जो शांत रहता था, ये खोला है ना, ये रिवर्स जो शांत रहता था, एक बार में सब खत्म कर गया। 26 अगस्त 2026 की सुबह तक नेपाल और चीन की तिब्बत सीमा पर सब कुछ सामान्य था। कंटेनर ट्रकों और कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ रहे सैकड़ों देशी विदेशी तीर्थयात्रियों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उत्तर की ऊंची बर्फीली चोटियों से मौत का ऐसा सैलाब आने वाला है जो सब कुछ निगल जाएगा। सुबह लगभग 9 बजे भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक पानी का स्तर 30 फीट से भी ज्यादा उठ गया। उफनती नदियां अपने साथ पानी नहीं बल्कि लाखों टन बर्फ, पत्थर और मलबे की सुनामी लेकर आई। महज कुछ ही घंटों के भीतर सड़कें गायब हो गई, 19 से ज्यादा पक्के पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए और सैकड़ों लोग जल समाधि में समा गए। छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा अनि 1 घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो, त्यहाँ अझै त्यो घरको छतसम्म पुरिहाल्यो। बुढी पुरिहाल्यो। हामी चाहिँ छतमा बस्दै 4-5 घन्टापछि त्यो राहत गर्ने। तिब्बत के त्रिशूली तक त्रासदी, क्या था तबाही का रूट? तिब्बत से नेपाल की त्रिशूली तक कैसे तबाही मची है, इसे भी जान लीजिए। तिब्बत वाले क्षेत्र में नेपाल सीमा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में
लांगटांग पर्वत श्रृंखला के पास अचानक एक विशाल हिमखंड यानी ग्लेशियर और चट्टान का हिस्सा ढह गया। इसी समय तिब्बत क्षेत्र में 4.4 से लेकर 5.2 तीव्रता के हल्के भूकंप के झटके भी दर्ज किए गए थे। लाखों टन बर्फ, पत्थर और मलबे के गिरने से लांडे नदी का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया और वहां एक अस्थायी प्राकृतिक बांध यानी कि आर्टिफिशियल झील बन गई। यही इस त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बन गई। पानी का दबाव बढ़ने लगा और ये मलबे का बांध अचानक टूट गया। लाखों क्यूसेक पानी, गाद, पत्थर और मलबा 100 फीट से भी ऊंची दीवार के रूप में घाटी से सीधे नीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्र के संकरे भूगोल की वजह से एक संकरे कॉरिडोर में बहते हुए भारी तबाही मचाई। लांडे नदी से ये सैलाब बहता हुआ नेपाल सीमा पर मौजूद भोटी कोशी नदी में दाखिल हुआ।